बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। जाहिर है कबायली इलाकों के नए दौर का सफ़र का आगाज़ हो जाएगा कल से, क्योंकि हमें ये मालूम है कि तारीख़ में पहली बार यहाँ पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये इलेक्शंस अपने आप में एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी रखते हैं। आज हम पूरे थ्रू आउट द शो इसी मामले पर बात करेंगे कि कबायली इलाकों के दरहकीकत मसाइल हैं क्या, और इन मसाइल से नब्ज़ आज़मा होने के लिए ज़ाहिर है मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार भी खड़े किए हैं। लेकिन क्या ये उम्मीदवार इन तमाम मसाइल से जूझ भी पाएंगे या नहीं? हम देखते आए हैं कि जब ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं या बाई इलेक्शंस जिनको आप कहते हैं, तो जो भी हुक्मरां जमात होती है वो हमेशा की तरह जीत जाती है। लेकिन इस दफ़ा सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अगर कबायली इलाकों की हम बात करें जिसमें कुर्रम एजेंसी है और बाजोड़ है, जनूबी वज़ीरिस्तान है, मोहम्मद है, खैबर है और अगज़ई एजेंसी है, यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे कल। लेकिन इससे पहले कि अगर थोड़ी सी तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो यहाँ के मसाइल गूनागूं हैं, जिसमें सेहत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी के मसाइल हैं। सेहत मैंने आपने आपसे कहा जैसे है, सर फहरिस्त तालीम भी एक बहुत बड़ा मसला है वहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ मवासलात का निज़ाम, चाहे वो सड़कें हों या फिर अगर आप इंटरनेट सहूलतें और दीगर चीज़ों की बात करें, तो वहाँ पर ये चीज़ें अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि नापैद हैं। इन मसाइल पर किस तरह से इसको ओवरकम किया जाएगा, एक तो पहला नुक्ता ये है। दूसरी जानिब ये कि जो इस वक्त तक का सिनेरियो है उसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर लीडिंग जमात है, इस वक्त हुक्मरान जमात की हैसियत से काम कर रही है। लेकिन वहाँ पर कबायली इलाकों में क्या इतनी पेनिट्रेशन है और कौन सी ऐसी सियासी जमातें हैं जिनकी पेनिट्रेशन माजी में रही है लेकिन इस वक्त शायद सूरत हाल मुख्तलिफ है। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर ज़रा आज ये जानेंगे कि कबायली अजला में होने वाले इन इलेक्शंस की तारीख़ी हैसियत क्या है, और दर हकीकत वहाँ के जो उम्मीदवार हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं वो मुख्तलिफ सियासी नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या डिलीवर भी कर पाएंगे या नहीं। और दूसरी जानिब ये अहम तरीन नुक्ता है कि सिर्फ इलेक्शंस तारीख़ी हैसियत नहीं रखते, बल्कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसके बाद जो नताइज आएंगे, नताइज के बाद जो वहाँ पर फैसले करने हैं, यानी ग्रास रूट लेवल तक जिन चीज़ों को पहुँचाना है, आम आदमी को जो सहूलतें मैसर करवानी है, क्या वो भी हो पाएंगी या नहीं। इन्हीं तमाम अहम सवालात पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि कबायली अजला के जो इंतखाबात ज़ाहिर है गुज़िश्ता दिनों के हवाले से हम देखते रहे कि कैंपेन भरपूर अंदाज से वहाँ पर जारी रही, लेकिन कल रात कैंपेन का वक्त ख़त्म हो गया था और अब ज़ाहिर है कल इंतखाबात होंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं मैं चाह रही थी आपके साथ शेयर भी करूँ। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि 2 ख़वातीन उम्मीदवार भी हैं जो कि इलेक्शंस लड़ने जा रही हैं। एक का ताल्लुक बताया जाता है कि ANP से और दूसरी जो खातून कैंडिडेट हैं वो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये भी एक अपने आप में सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ पर ख़वातीन की नुमाइंदगी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा अवहाम मौजूद होते हैं। इनफैक्ट ये अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वोट कास्ट करने की सहूलत तक जो है ख़वातीन को नहीं दी जाती है, लेकिन वहाँ पर ख़वातीन उम्मीदवारों का सामने आना ये भी एक हिस्टोरिकल बात है। लेकिन इसमें एक और चीज़ जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और आगाज़ में हमने इस पर बात भी की कि कबायली अजला के हलकों में मसाइल अनगिनत हैं, जिसमें ज़ाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बुनियादी है, तालीम, सेहत, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसके ओवरकम करना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन अगर सियासी जमातों की हम बात करें या वहाँ पर जो सियासी जमातों का असर रसूख है उसको अगर हम देखें तो कहा जाता है कि माजी में ANP का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, फिर JUIF भी वहाँ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक ख़ास इन्फ्लुएंस रहा। लेकिन पिछले कई अरसे से हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन्फ्लुएंस शायद उस नौयत का नहीं है। फ़खर काका खेल साहब नुमाइंदा खुसूसी हैं जो कि ओवरऑल इलेक्शंस को भी हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं, कुछ वहाँ से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी भेज रहे हैं और डेटा भी इनके पास खासी हद तक मौजूद है। फ़खर काका खेल साहब, ज़रा ये तो बताइए कि ये जो कबायली इलाकों के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है इंतखाबात के साथ ही, इस वक्त इंतखाबात की जो मुहिम थी ज़रा पहले उस पर बताइए कि इंतखाबी मुहिम कैसी रही है ओवरऑल, और उम्मीदवारों के क्या अभी तक तासुरात हैं इस पर? देखें, पहले तो मैं जो हैपनिंग्स हैं आज लगभग तमाम जो पोलिंग स्टेशन है
उस पर इंतखाबी अमला और इंतखाबी जो मवाद है, स्टेशनरी वगैरह, वो पहुंचा दिया गया है। इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी हमें देखने में आई, चाहे वो जनूबी वजीरिस्तान हो, शुमाली वजीरिस्तान हो, या फिर बाजोड़ और ममन के जो अजला हैं, जो नए अजला हैं जो जम हो गए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कल 28 लाख जो अफराद हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से मर्द वोटर्स की तादाद 16 लाख के लगभग रजिस्टर्ड हो चुकी है, और खवातीन वोटर्स 11 लाख से जायद खवातीन वोटर्स हैं जो कल अपना वोट कास्ट करेंगी। जो ओवरऑल अगर जो कैंडिडेट्स हैं तो लगभग 284 के करीब उम्मीदवार, 285 के करीब उम्मीदवार कल अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। मुख्तलिफ हलकों पर लगभग 16 नशस्तें हैं, जिनमें से एक फ्रंटियर रीजन की है, जबकि 15 इन तमाम 7 जो नए जमशुदा अजला है उन पर मुश्तमिल है। इसके लिए तकरीबन जो हमने बात की 482 से जायद पोलिंग स्टेशंस होंगे, और इन पोलिंग स्टेशंस में काफी सारे ऐसे हैं जो खैबर पुख्तनख्वा का जो अब बॉर्डर है, इससे पहले ये फाटा का बॉर्डर था, लेकिन अब एक्सटेंशन के बाद जब पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट हुआ और फिर इसके बाद अब ये जो जम कर दिए गए खैबर पुख्तनख्वा में, तो अब इनकी बॉर्डर्स अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक है। और यही वजह है कि ज्यादातर वो इलाके जो अफगानिस्तान के करीब है वहां पर अच्छी खासी सिक्योरिटी और सख्त सिक्योरिटी हमें देखने को मिलेगी। जो कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड है, आउट ऑफ 285 कैंडिडेट्स 202 आजाद हैसियत से किस्मत आजमाई करेंगे, जबकि 81 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको मुख्तलिफ जमातों ने फील्ड में उतारा है, जिसका एक जिक्र आपने नाहिद बीबी का किया, जो अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से हमें फील्ड में इंतहाई मुतहर्रिक नजर आई। कोरम एजेंसी में भी जमात इस्लामी की एक खातून, मलासा नाम है उनका, वो फील्ड में है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी वो सरगर्मी हमें फिर कुरम एजेंसी में नजर नहीं आई, जिस हद तक अवामी नेशनल पार्टी की खवातीन विंग और फिर ये नाहिद बीबी खुद खैबर एजेंसी में मुतहर्रिक रही। पीटीआई 16 उम्मीदवार फील्ड कर चुकी है कल के इलेक्शन के लिए, जबकि JUIC जो मौलाना समीउल हक का फैक्शन है उससे 2, JUI फे के 15, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 13, अवामी नेशनल पार्टी के 14, नून लीग के 5, जमात इस्लामी के 13 और कौमी वतन पार्टी के 3। लेकिन जैसे कि आपने शुरू में जिक्र किया, जब ये इसकी हैसियत फाटा की थी, इन रीजन्स में ज्यादातर असर रसूख आजाद उम्मीदवारों का होता था, जो बाद जो भी पार्टी हुकूमत में होती उनके साथ वो कर लेते थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फकर, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही रहिएगा। JUIFA की नुमाइंदगी के लिए मौलाना मोहम्मद आरिफ हकानी साहब हमने जो उम्मीदवार भी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि ओवरऑल जाहिर है अब तो कैंपेन उनकी खत्म हो गई है, जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में मसाइल के हवाले से बात करना चाह रही थी कि जो जाहिर है इन कबायली इलाकों के मसाइल हैं वही बेहतर करना सबसे इंपॉर्टेंट और अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मौलाना मोहम्मद आरिफ हकानी साहब, जरा ये तो आगाह करें कि आपके हल्के के मसाइल हैं क्या, सबसे पहले जरा हमें ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इस इरशाद का मौका दिया और आपने सवाल किया कि आपके हल्के में कोई मसाइल है। आपको तो पता ही, तो जो इलेक्शन हो रहा है कबाई अजला में हो रहा है, जो इससे पहले पाटा कहलाता था, इनमें पहले से मसाइल, बहुत मसाइल मौजूद है। अब भी वो मसाइल अभी तक मौजूद है। हमारे हल्के में बहुत से मसाइल है, लेकिन इनमें जो सरफहरिस्त मसाइल है वो बिजली का मसला है, इधर पानी का बहुत मसला है, इधर मौसलात का भी बहुत मसला है, महकमा अस्पतालों का भी मसला है, बहुत से मसाइल है। और इंशाल्लाह हम मुंतखब होकर सवाल ये मैं आपसे दूसरा ये करना चाहती, ज़ाहिर मसाइल जिनका आप तस्करा करें, बिजली आपने सर फहरिस्त नाम लिया है, फिर ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और दीगर चीज़ें भी वहाँ पर एक मसला होगा यकीनन, लेकिन आपकी पार्टी का अगर हम मौक़िफ़ जानना चाहें तो इस इलाके में ज़ाहिर है कबायली इलाकों में पहली बार ज़ाहिर इंतखाबात हो रहे हैं। आप समझते हैं कि जो उम्मीदवार ज़ाहिर आप जैसे उम्मीदवार मौजूद हैं उनकी जो अवामी तवक्कात हैं वो आप पूरी करने में कामयाब होंगे? क्योंकि हम ये देखते आए हैं, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो या फिर दीगर मामलात, हमेशा हुक्मरान जमात जो है इस तरह के इलेक्शंस को स्वैप करती है। इंशाल्लाह
हम मुंतखब होकर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इसमें कामयाब होंगे, इंशाल्लाह मसाइल को हल करेंगे। ये तो पाकिस्तान में तो मसाइल रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, हाँ। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मसाइल को हल करने में। ठीक है, तो आप कल पूरी उम्मीद है कि JUIFA को जो है वोट पड़ जाएगा? बिल्कुल जी, हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह। हमारे इधर माहौल बना हुआ है JUIFA का, आपको पता है मौजूदा जो हुकूमत है इससे लोग नाला है, और हमारे पार्टी में हम अल्हम्दुलिल्लाह JUI ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, इसलिए अवाम हम पर तवक्को रखते हैं हमसे, और इंशाल्लाह कल ये हल्का हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मौलाना मोहम्मद आरिफ हक्कानी साहब हमसे बात कर रहे थे JUIFA की नुमाइंदगी करते हुए। ज़रा हम फिर दोबारा एक मरतबा बात करते हैं फ़खर काका खेल से। फ़खर से तो बताएं ना कि ये जो इन्फ्लुएंस पार्टीज़ हैं, हमने देखा JUIFA को हमेशा कि वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के कोलेशन पार्टनर्स रहे हैं, तो फिर इन इलाकों में इनका असर रसूख किस नौयत का है, और क्या इस असर रसूख की बुनियाद पर कोई प्रेडिक्शन भी की जा सकती है कि कौन सी पार्टी आगे है? देखिए, एक तो जो साबिक फाटा का रीजन था, कबाइली निजाम, जाहिरी बात है कबाइल थे, मुख्तलिफ कबाइल के अंदर, चाहे वो साउथ वजीरिस्तान में वजीर कबाइल है या महसूद कबाइल, नॉर्थ वजीरिस्तान में दावड़ कबाइल है या वजीर कबाइल, कोरम में बंगश हैं, तूरी हैं, फिर औरगजे में खुद औरगजे कबाइल और अफरीदी कबाइल, फिर खैबर एजेंसी में अफरीदी कबाइल और शिमारी कबाइल, फिर ममंद एजेंसी में ममंद और साथी कबाइल, और फिर बाजौड़ में सालारजे, मज्जे और ये जो छोटे छोटे दीगर मामूजे औरगजे एजेंसी के। तो मुख्तलिफ कबाइल के अंदर हमने देखा कि इनके जो वोट ट्रेंड है वो ज्यादातर, चूंकि कबाइली स्ट्रक्चर था, तो जो मशरान थे या कबाइली मलिक थे, उनकी देखा देखी ही वोट कास्ट होते थे। अच्छा। अगर पास्ट में आप देखें तो 1893 में जो फाटा का मौजूदा रीजन है वो पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ। काबुल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में मुआहिदा हुआ कि ये जो पोर्शन है ये बफर जोन की तरह होगा हिंद और सेंट्रल एशिया के बीच में। फिर 1901 में जब गोरों की सरकार थी फाटा में और हिंदुस्तान में, तो 1901 में इन कबाइल के लिए एक एक्ट नाफिज किया गया जिसको फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन या जो FCR का कानून था। बिल्कुल ठीक है। FCR एक्चुअली डायरेक्ट वाइसराय तरस का कानून था, वो बिना पूछे बिना कुछ कहे आपको 100 साल के लिए वो आपको जेल भी भिजवा सकते थे। फिर कलेक्टिव पनिशमेंट, यानी अगर किसी कबीले के एक बंदे ने कोई गुनाह किया है, कोई जुर्म किया है, तो उसके पूरे कबीले को सिवाय खवातीन के, बच्चों से बूढ़ों तक, इनको वो जेल में डाल सकते थे। यहाँ तक कि अगर किसी का बिजनेस कराची में है और वो बंदा खैबर एजेंसी का है और जुर्म इसने खैबर एजेंसी में किया है, तो पॉलिटिकल इंतजामिया खैबर एजेंसी को ये इख्तियार हासिल था कि वो कराची में जो मुतल्लिका अफरीदी बंदा था उसके पूरे प्लाजे को वो सील कर सकता था। इस टाइप की सजाएं थी, जिसमें फिर जब जिया दौर के बाद जब अवामी मैं कतई कलामी की माफी चाहूंगी, लेकिन इस वक्त हमें जमात इस्लामी से मोहम्मद सईद खान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। जरा हम उनसे भी जानते हैं कि इस वक्त उनके हल्के के हवाले से जाहिर उन्होंने थ्रू आउट कैंपेन चलाई है, क्या मसले हैं जिसको वो समझ रहे हैं कि बुनियादी मसाइल हैं और उनसे नबरदाज़मा होने के लिए जमात इस्लामी गुड ऑप्शन के तौर पर सामने आ सकती है। मोहम्मद सईद खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम जी। सईद साहब, जरा ये हमें बताइए कि जाहिर है पहली बार इंतखाबात होने जा रहे हैं, कबायली इलाकों में हक़ राय दही इस्तेमाल करेगी वहाँ की अवाम, लेकिन क्या जमात इस्लामी उनके लिए एक गुड ऑप्शन हो सकता है और कैसे हो सकता है ये बताइए। असल में ये FCR की वजह से फाटा तो सबका फाटा बहुत पसमानदा रह चुका है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मसाइल है। ये इलेक्शन यहाँ के अवाम उनको बहुत उम्मीद की नज़र से भी देख रहे हैं, अहमियत भी दे रहे हैं, और ये इंतजाम के बाद पहली इलेक्शन है तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। अवाम के लिए बहुत कबायली अवाम इससे बहुत उम्मीदें वापस की हुई हैं। जमात इस्लामी जो यहाँ पर जो मसाइल है पूरी मुल्क के सतह पर जो है, तो उनको बहुत बड़ा मसला करप्शन का है। तो जमात इस्लामी उनको उम्मीद की किरण इसलिए नजर आ रही है कि वो करप्शन से पाक एक जमात है। इसी तरह वो खिदमत की जो है, तो जमात इस्लामी का तो खिदमत तो जमात इस्लामी का तारुफ है, तो जमात इस्लामी उनके लिए एक उम्मीद की किरण भी है, और उसको इंशाल्लाह
जमात इस्लामी पर एतमाद करेंगे। लेकिन सईद साहब, जाहिर है आप इत्तेहादी भी हैं हुक्मरान जमात के, क्या आप समझते हैं कि आपके इत्तेहाद से कुछ बेहतर ग्राउंड रियलिटीज़ में तब्दीली आ सकेगी? क्योंकि जब हम कबायली इलाकों की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनगिनत मसाइल हैं जिसका अगर हम एक एक करके अहाता करना शुरू करें तो बहुत वक्त दरकार होगा। क्या हुक्मरान जमात की जानिब से आप समझते हैं कि इस चीज़ का आपको एज मिलेगा इस इंतखाबात में? जमात इस्लामी तो इस वक्त किसी के इत्तेहाद में नहीं है, अलबत्ता वो जो सूबाई हुकूमत में थी पीटीआई के साथ, तो वो एक सूबे में थी और जमात इस्लामी के पास 3 वज़ारतें थी। उस वक्त फाटा सूबे का हिस्सा नहीं था, तो यहाँ पर तो वो काम नहीं हुए हैं। अलबत्ता अल खिदमत फाउंडेशन ने जो काम की है, जो खिदमत की है, यहाँ पर जो फौजी ऑपरेशन में लाखों लोग बेघर हुए थे उनकी जो खिदमत की गई है, तो दूसरी आफात में और डिजास्टर में तो वो जमात इस्लामी पर एतमाद करते हैं, जमात इस्लामी की उम्मीद की नजर से। तो सईद साहब, खवातीन को मोबिलाइज करने के लिए क्या किया? आपकी जानिब से खातून कैंडिडेट भी सामने आई है ना, तो खवातीन वोट कास्ट कर सकें कि वहाँ पर आपको लग रहा है किस तरह का माहौल है वहाँ पर खवातीन के लिए? जमात इस्लामी ने यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़ी किए हैं, शायद आपको मालूम है एक सीट पर खातून भी बराह रास्त जी बिल्कुल जमात इस्लामी की तरफ से, और जो रिजर्व सीटें हैं 4, जमात ने 4 सीटों पर खवातीन खड़ी किए हैं। याद रहे कि सिर्फ 8 खवातीन कैंडिडेट हैं उन रिजर्व सीट के लिए, इसमें से 4 जमात इस्लामी की हैं। यहाँ पर खवातीन का जो विंग है जमात इस्लामी का, वो पूरी तरह मुतहर्रिक हैं और हर जगह उन्हें प्रोग्राम किए हैं और खवातीन को मोबिलाइज भी किए हैं और वोट डालने के लिए उनको तैयार भी किया है। ठीक है सईद साहब, आप हमारे से टेलीफोन लाइन पे ही रहिएगा, टेलीफोन लाइन पे ही रहिएगा। फकर काका खेल भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद सईद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात के सज्जाद खान साहब जो कि उम्मीदवार भी हैं इस वक्त कबायली इलाके में। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। जरा ये तो बताइए कि थ्रू आउट आपने ज़ाहिर कैंपेन चलाई है, फिर आपके पास किसी हद तक ये भी एक कह सकते हैं कि एज है कि आपकी हुक्मरान जमात है, इस सब का फायदा उठाएंगे कि आप इंतखाबात में कुछ आपको उम्मीद है कि आपको वोट पड़ेंगे इस वक्त? बिल्कुल जी, आप अगर देखें तो अवाम बहुत बाशऊर हो गए और ये चाहते हैं कि कबायली अजला में बहुत सी महरूमियाँ हैं और ये लोगों को समझ आ गई है कि कबायली अजला में अगर हम आज़ाद या मुखालिफ पार्टी का उम्मीदवार भेजेंगे तो वो महरूमियाँ वो खत्म नहीं कर सकते, जो हुकूमत है वो महरूमियाँ खत्म कर सकते हैं। और जो काम है या फंड्स है वगैरह पैकेजेस है या मुख्तलिफ स्कीम्स है, प्रोजेक्ट्स है, वो हुकूमती नुमाइंदा ही निकाल सकता है। इस पे अवाम अभी उसकी समझ में आई है। आप अगर देख ले कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जब भी जो भी हुकूमत हो विफाक में तो उसी के साथ चलते हैं। इस तरह कबायली अवाम ने भी ये फैसला किया है, खासकर हमारे हल्के PK 104 ने, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम हुकूमती नुमाइंदे। लेकिन सज्जाद साहब, जाहिर है ये कबायली इलाके जम हुए खैबर पख्तूनख्वा में, सज्जाद साहब सुनिएगा, ये जाहिर है कबायली इलाके जम हुए खैबर पख्तूनख्वा में जिसके बाद इलेक्शंस हो रहे हैं। लेकिन अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के हाटकोली इलेक्शंस की बात करें तो उन इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सीट्स लूज की हैं, तो आप नहीं समझते कि यहाँ पर भी कुछ कैफियत मिली जुली हो सकती है? नहीं, असल में आप देख ले तो कबायली अजला में जितने भी अगर बजट या फंड्स के हवाले से देख ले या इमरान खान का जो पास्ट है, माजी है कबायली अवाम के साथ, उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए, धरने दिए, ड्रोन हमलों के खिलाफ वो उठ खड़ा हुआ है। कबायली अवाम की महरूमियों के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। अभी जब आप देख ले खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती बजट 162 अरब कर दिए, तो कबायली अवाम जो है वो ये समझते हैं कि इमरान खान एक मसीहा है अवाम के लिए, महरूमियाँ बहुत ज्यादा है, फंड नहीं दे रहे थे अभी तक कबायली अवाम को। आपके हल्के का सज्जाद खान साहब, आपके हल्के का सबसे इंपॉर्टेंट मसला क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी है, सेहत है, तालीम है या मवासलात या दीगर कोई और चीज? क्या मसला है इंपॉर्टेंट? आपका मसला क्या है हल्के का? मसले अगर आप देख ले, सेहत का मसला है, तालीम का मसला है, पानी का बहुत बड़ा मसला है, कारोबार का बहुत ज्यादा मसला है। अभी खान साहब ने जो रूट है गोरसल रूट जो उसका नोटिफिकेशन जारी किया है, उसको खोल दिया जाए, इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी। जो मसले इंशाल्लाह एक एक करके उस पर काम हो रहा है। अभी डॉक्टर्स वो बेच रहे हैं 85 बीच है जिसमें फंक्शन सिर्फ 5 है, उस पर काम हो रहा है अभी। तो इंशाल्लाह मसाइल का पूछ ले तो ये मसाइलिस्तान है, लेकिन
वजीर आला साहब महमूद खान साहब वो भी लगे हुए हैं कि और खान साहब भी लगे हुए हैं कि कबायलियों की जितनी भी महरूमियां हैं उस पर काम किया जाए, उसको हल किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सजाद खान साहब और मोहम्मद सईद खान साहब, आप हमसे बात कर रहे थे। फ़खर काका खेल साहब, जिन उम्मीदवारों से हम बात कर पा रहे हैं वो सब जाहिर है इस बात से पूरी तरह आशना है कि मसाइल अनगिनत हैं, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी पे पूछना चाह रही हूँ। जाहिर है आपकी मुख्तलिफ नुमाइंदगान से बात हुई होगी वहाँ पर और आपने हलकों का सर्वे भी किया होगा। आपको लगता है कि कोई खास पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ग्राउंड को अच्छी तरह कैप्चर किया हुआ है और कुछ लोगों ने वेकेंट किया हुआ है? इसकी जड़ें जिस तरह मैं बता रहा था कि जिया साहब के दौर में जब साबिक फाटा और बफर जोन की हैसियत थी तो यहाँ पर अनगिनत मदारिस तामीर हुए, जिसका फायदा JUI को निकला, जिसका फायदा जमात इस्लामी को निकला, और वही इन्फ्लुएंस था जो आज तक रहा। और दूसरी जानिब पॉलिटिकल इंतजामिया सारे मामलात उनके हाथ में होते थे। देखें, अगर MNA की हद तक, शूरा की हद तक डायरेक्ट पॉलिटिकल एजेंट कबायली मशरान को मिलाकर नुमाइंदे भेजा करता था जिनका ग्राउंड पे अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता था। फिर जब पीपल्स पार्टी के दौर में साबिक सदर लगारी साहब ने एडल्ट फ्रेंचाइज का हक इनको दिया, इसके बाद फिर ये वोट की तरफ आए और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जब लोकल काउंसिल बनी, ट्राइबल काउंसिल बनी, और वहीं से इस काम का आगाज हुआ। बुनियादी काम जनरल परवेज मुशर्रफ, एक तरफ वॉर ऑन टेरर हो रही थी और दूसरी तरफ फाटा लायर्स मूवमेंट और लोग जो थे वो FCR के खात्मे के लिए कोशा थे। पीपल्स पार्टी का जब दौर आया सदर जरदारी साहब के दौर में, उसमें अमेंडमेंट के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट को एक्सटेंड किया गया। उसके बाद फिर अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी का असर एक्चुअली भुट्टो साहब के दौर से ही शुरू हो गया था, जब भुट्टो साहब ने अपने वक्त में तमाम कबाइली इलाकों के दौरे किए थे। लेकिन फिर बीच का जो अरसा आया, जो अफगान जिहाद के लिए लोग ट्रेन किए गए, तो अल्टीमेटली जो प्रोग्रेसिव कुव्वतें थी वो बैकफुट पे चली गई और जमात इस्लामी JUI आई, PTI। तो इस वक्त भी फखर, इस वक्त भी क्या आपको दिखाई दे रहा है ग्राउंड पे कि यही जमातें इन्फ्लुएंस कर रही हैं वहां पर कबाइली इलाकों में? मैं अगर साउथ और नॉर्थ जो अजला हैं, जो पहले एजेंसीज थी, उनकी बात करूं तो उस तरफ JUI का पल्ला थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। बाजौड़ एजेंसी जो टच करता है दीर को, जो सिराजुल हक साहब का आबाई हल्का है, वहां पर जमात इस्लामी थोड़ी मजबूत दिखाई देती है। अच्छा। बीच के में आजाद उम्मीदवार ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे और साथ में PTI के जो कैंडिडेट्स हैं, ऑब्वियसली जब वोटर्स और जब कैंडिडेट्स ये समझते हैं कि प्रोविंस में उनकी गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियसली एक ट्राइबल कल्चर के नीचे उनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस होगा। जो मसाइल की आप हमारे नुमाइंदों ने बात की वो भी चेंज है। लाइक अगर आप वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान से लेकर बाजौड़ तक बात करते हैं तो वॉर ऑन टेरर के दौरान आपको याद होगा कि लगभग 2500 के करीब स्कूल्स थे जो उड़ाए गए। उनकी रिहैब का इशू अभी है, बिल्कुल खत्म हो गए थे वो, बिल्कुल ठीक है। 2009 में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको 2013 में स्कूल जाना था, उधर वो स्कूल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसकी जगह पर मदरसे बन चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इलेक्शन के बाद जब ये MPs इलेक्ट होकर हाउस में आएंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे, उनको उससे निपटना होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन फखर, इसमें एक चीज मैं और जानना चाह रही थी कि ज़ाहिर है जो प्रोसीजर तो कल 8 बजे से शुरू होगा, सुबह और 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर क्या RTS का कोई फॉर्मूला लगाया या यहाँ पर नहीं होगा RTS? यहाँ पर जो जितनी भी हमारी इनसे बात हुई है वो कह रहे हैं कि फिल वक्त, जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि जो आधे से ज्यादा जो पोलिंग स्टेशन है वो हसास तरीन डिक्लेयर किए गए हैं। ठीक है। तो ऐसे में मेरे ख्याल में जो नॉर्मल तरीकेकार होगा वही अप्लाई किया जाएगा। ज्यादा इसमें एक और बात भी है कि ये फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल इलेक्शंस में जा रहे हैं। हाँ। तो नेशनल में कैंडिडेट्स और अब इतने भारी तादाद में लाइक 300 के करीब कैंडिडेट्स होंगे। तो उनकी पर्चियां, उनके सिंबल्स, उनके नाम, ये सारी चीजें मेरे ख्याल है अगर फिल वक्त ये सिंपल प्रोसीजर के ऊपर ही एक मैनुअल तरीकेकार होगा, क्या फैक्स के जरिए जाएंगे या फिर नताइज में डिले कितना आ सकता है? मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूँ। डिले काफी होगा,
मैं उसी तरफ आ रहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक और वो अनाउंसमेंट होती है उसकी, क्योंकि काफी सारे ऐसे एरियाज हैं, लाइक अगर तिराकी में मिसाल दे दूं जो खैबर एजेंसी है, वहाँ ज्यादातर इलाकों में तो बिजली ही नहीं है, इंटरनेट नहीं है वहाँ पर। हाँ, तो फिर कैसे होता है? 2005 में सना पहली दफा तिरा में गाड़ी गई थी, पहिया पहुंचा था 2005 में। अब जब ये ऑपरेशंस हुए, वहाँ सारे अस्करियत पसंदों के अड्डे थे, वहाँ फिर कंसेप्ट नहीं था। अब ये 4-5 साल से ऑपरेशन सर्वेलेंस के बाद अब थोड़ी बहुत डेवलपमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस जो डायलॉग, फिर डिटरेंस, और अब जो डेवलपमेंट का फेज है, अब जाके कहीं वो डेवलपमेंट में दाखिल हो रही है। तो उस रीजन को समझने के लिए काफी बड़ा गैप है जिसको फिल करना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फखर, आपके बहुत एक चैलेंजिंग काम है। ज़ाहिर इंतखाबात हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है और इसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन जो चैलेंजेस हैं कबायली इलाकों के, वो उसको सरफे नजर नहीं किया जा सकता और उसको नहीं छोड़ा जा सकता। बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कबायली इलाकों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है, इंतखाबात हो रहे हैं, वहां पर जम कर दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन इसके बाद व्हाट द नेक्स्ट, क्या यहीं तक का सफर होगा या इससे आगे भी हमें सोचना होगा और इससे पहले ही इसकी पेशबंदी करनी होगी, क्योंकि मसाइल जैसे अभी फखर भी बता रहे हैं कि आज के नहीं है, साल साल पुराने मसाइल हैं और वक्त के साथ साथ इसमें कहीं ना कहीं गर्द ही पड़ती रही है। तो गर्द साफ करने का वक्त तो आ गया है, लेकिन कब, कैसे और कौन करेगा, सवाल यह है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं कबायली इलाकों के नए दौर के नए सफ़र का। इंतखाबात के साथ ये शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के बाद इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ थी कि वहाँ पर इंतखाबात करवाए जाएँ, और जो सिग्निफिकेंस है इंतखाबात की, मैंने आगाज़ में भी कहा था कि वो ये है कि जिन इलाकों में ख़वातीन को वोट कास्ट करने के हवाले से बहुत ज़्यादा हम खबरें खुद देते थे और आज भी देते हैं, उन्हीं इलाकों, उन्हीं कबायली इलाकों से ख़वातीन कैंडिडेट सामने आई हैं, जो कि एक बहुत ही खुशाइन अमल है। हमारे साथ इस वक्त नाहिद आफरीदी मौजूद हैं जो कि उम्मीदवार हैं ANP की। जरा उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनके हलके के मसाइल क्या हैं और कितना मोबिलाइज कर पाई हैं वो खवातीन को। नाहिद, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। सबसे पहले तो आपको अभी से इसलिए मुबारक कि आप कम से कम आपने हिम्मत दिखाई और आप इस इलाके से बहैसियत उम्मीदवार सामने आई। नाहिद, क्या मुश्किलात हैं और मुश्किलात के साथ साथ आप किस हद तक खवातीन को इस बात पर कायल कर सकी कि उन्हें अपना हक राय दही इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर पहली मरतबा कोई खातून इलेक्शन लड़ रही है, तो मैं जब जाती थी औरतों के साथ डोर टू डोर कैंपेन करती थी, तो औरतें एक तो बहुत खुश हो जाती थी। इससे पहले यहाँ पर कोई औरतों के साथ कैंपेन नहीं करता था, इससे कि सारे मर्द कैंडिडेट होते थे, तो वो सिर्फ 10% कोटा पूरा करते थे और इतना ज्यादा वो औरतों के पास नहीं जाते कि औरतों को मोबिलाइज करे। तो चूंकि मैं खुद एक औरत हूँ, तो मेरे लिए तो आसानी थी, तो मैंने घर घर जाकर औरतों को काफी मोबिलाइज किया है कि ताकि आप लोग अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। लेकिन औरतें, मैंने देखा है कि औरतें बहुत खुश थी कि एक खातून इलेक्शन कर रही है, तो वो इस बात पर खुश थी कि हमारे लिए आपसे बात करना और या आप तक पहुंचना हमारे लिए जरा आसान रहेगा, तो हम आप ही को वोट देंगे, इसलिए कि खवातीन ही औरत ही औरत का मसाइल समझ सकती है। ठीक है, लेकिन नाहिद, हमने देखा है कि माजी में ये बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग होती रही है, बल्कि बहुत सारे ऐसे इलाके पंजाब और सिंध के भी रहे जहाँ पर ख़वातीन अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाई। आप समझती हैं कि ये कम्युनिकेशन गैप है या उनको अपने हक़ के बारे में मालूमात ही नहीं है, जिसके लिए ज़ाहिर है फिर आप जैसी ख़वातीन हमें दिखाई देती हैं? देखिए, जब तक खवातीन ज्यादा से ज्यादा सियासत में नहीं आएंगी तो औरतों को इसकी अहमियत का, इफादियत का पता भी नहीं होगा। अगर औरतें खवातीन अगर इलेक्शन में हिस्सा लेंगी तो औरतों को ज्यादा मोबिलाइज भी किया जा सकता है, औरतों को उनकी इफादियत भी मिलेगी, इसलिए कि औरतों को अब वोट में दिलचस्पी ही नहीं है। जब मैं जाती थी औरतें यही कहती थी कि हम क्यों वोट दें, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हमारा पानी का मसला है, हमारा सेहत का मसला है, कोई हमारा मसला हल नहीं करता, तो हम क्यों वोट दें। और इसकी वजह यही है कि हमारे इलाके में तो सारी उम्र मर्दों ने इलेक्शन जीता है, तो और मर्दों
کو کیا وہ ان کی ترجیحات میں عورتوں کے مسائل شامل نہیں تھے. تو یہ تھا کہ اگر خواتین زیادہ سے زیادہ آئیں تو یہ مسئلہ پھر نہیں رہے گا کہ عورتیں ووٹ حق رائے دہی استعمال کرنے سے قاصر رہیں یا کچھ بھی. تو ایسے مسائل اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک. لیکن پی کے 106 کے اگر میں بنیادی مسائل کی بات کروں جس میں خواتین کے مسائل پھر شامل کر لیں اگر, تو کیا خواتین کو بنیادی کیا مسئلہ ہے, ان کے لیے کیا ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ پی کے 106 میں یہ چیز تو خواتین کے لیے کم از کم ہونی ہی چاہیے؟ پی کے 106 میں جب بھی میں کمپین کرتی تھی تو عورتیں زیادہ پانی کا مسئلہ لے کر وہ بالکل روتی تھی پانی کے لیے, اس لیے کہ ان کو دور دراز علاقوں میں پہاڑوں پر جانا پڑتا ہے, وہ دور دراز جاتے ہیں اور وہاں سے یہ لوگ پانی بھر کر لاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اگر ہماری ساری زندگی بس پانی بھرنے میں گزر جاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ان عورتوں کا پانی کا ہے, صحت کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور تعلیم کو روزگار کا بہت زیادہ مسائل ہیں وہاں پر. اچھا, تو ناہید اس دفعہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ڈور ٹو ڈور گئی بھی اور خواتین کو آپ موبلائز بھی کر سکی ہیں, اور خواتین نے کافی حد تک اس بات پر اعتماد بھی کیا کہ اگر خواتین چل کر آ رہی ہیں تو ظاہر پھر ان کے لیے آسانی ہوگی آپ سے کمیونیکیٹ کرنے میں. اس سب تناظر کے دوران, اس پوری کیمپین کے دوران آپ کو کوئی کسی اور نوعیت کی پریشانی یا تکلیف کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ کیونکہ آپ جیسے لوگ جب روڈ پہ نکلتے ہیں, جب ظاہر ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتے ہیں, تو مخالف جماعتوں کی طرف سے یا پھر گراؤنڈ پہ کچھ لوگوں کی جانب سے آپ کو ریزسٹنس دیکھنی پڑتی ہے. آپ کے ساتھ تو کچھ ایسا نہیں ہوا؟ بہت زیادہ. جب میری پہلی تصویر وائرل ہو گئی کہ میں نے حجرے میں گئی تھی, وہاں پہ میں کمپین کر رہی تھی, تو اس کے بعد پھر لوگوں نے اس بات کو بہت وائرل کیا میری تصویر کو, اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ مسجد کے ثمرات ہے کہ اب عورتیں حجرے میں جانے لگی ہیں. تو اس کے بعد لوگوں نے بہت زیادہ دھمکیاں اور برا بلا بھی کہنا شروع کر دیا تھا, اس لیے کہ اگر آپ جمرود بازار یا ادھر جائیں, جب میں کمپین کے لیے جمرود بازار جاتی تھی یا صحیح پل بازار جاتی تھی تو وہاں پہ عورتیں بالکل بھی نہیں آتی. تو یہ پہلی دفعہ تھی کہ ایک عورت ایسی بازار گئی ہے, حجرے گئی ہے, تو ظاہر ہے ریزسٹنس بہت زیادہ تھا کہ حجرے میں تو ہماری عورتیں نہیں جا سکتی, نہ بازاروں میں جا سکتی ہیں. اور فرسٹ ٹائم میں نے یہ کیا تو ظاہر ہے لوگوں نے بہت برا بلا کہا ہے. ایک طرف بہت آپ کو کس نے ہمت دلائی ناہید, آپ کو کس نے ہمت دلائی کہ آپ کو امیدوار کے طور پر سامنے آنا چاہیے؟ مجھے اپنی پارٹی نے ہمت دلائی. میری پارٹی کی یہ خواہش تھی کہ کوئی عورت اس علاقوں سے الیکشن کرے. یہ آفر بھی میری پارٹی کی طرف سے مجھے آئی تھی اور پھر میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو مجھے زیادہ اپنے پارٹی کے جو ہمارے وہاں پہ تنظیم ہے ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیا. وہ میرے ساتھ ہر جگہ جاتے تھے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے, اور مجھے بہت زیادہ حوصلہ. لیکن ناہید ایک چیز اور بھی ہے نا, دیکھیں خواتین آپ کہہ رہی ہیں کیونکہ وقت بھی اب پروگرام کا ختم ہو رہا ہے, کوشش کریں گے کہ ہم بات کر سکیں افتخار احمد صاحب سے بھی اور ان سے بھی جان سکیں کہ وہ ان الیکشنز کو کیسے دیکھ رہے ہیں. لیکن ناہید میں یہ جاننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ یہ ڈور ٹو ڈور جا کر اپنی کیمپین پہنچانا, اپنا میسج پہنچانا تو شاید آسان ہے, لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین اس حد تک کنونس ہیں کہ وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز تک بھی جائیں گی؟ دیکھیے میں نے اپنا فرض پورا کر لیا. میں نے ان کو کافی موبلائز کیا. کل تک رات تک میں نے کمپین کی ہے. علی مسجد کے اوپر کافی دور دراز علاقوں میں گئی ہوں جہاں پر مرد بھی نہیں گئے, میں وہاں بھی گئی ہوں. میں نے عورتوں کو موبلائز کیا کہ آپ لوگ ضرور ووٹ کے لیے نکلے. بہت سی عورتوں نے مجھ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ضرور نکلیں گے, اس لیے کہ ایک خاتون اس دفعہ ہم سے ووٹ مانگ رہی ہے. تو یہ تو ہے, لیکن یہ کہ پھر بھی مجھے اس بات کا بھی ہے کہ اکثر مردوں کے فیصلے اثر انداز ہوتے ہیں عورتوں کے فیصلوں پر. تو ایک طرف مجھے یہ خوف بھی ہے کہ جو میں نے اتنا کمپین کیا کہیں یہ نہ ہو کہ این وقت پر ان کے مردوں کے فیصلے ان پر اثر انداز ہو, مردوں کے فیصلے خواتین کے فیصلوں پر حاوی نہ ہو جائیں. ناہید آفریدی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. ذرا ان سے بھی ظاہر جانتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبائلی علاقوں کا جو نئے دور کا سفر ہے اس کے کیا نتائج سامنے آ سکیں گے. افتخار احمد صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جی قبائلی سر, قبائلی علاقے اپنی رسومات کے اندر ہی رہیں گے. آپ قبائلی علاقوں کی بات کرتی ہیں. ہمارے سندھ کے دیہاتوں میں, ہمارے پنجاب کے دیہاتوں میں اور ان دیہاتوں میں یہ شہروں کے قریب ہیں. جی سر, رسومات تو وہی چل رہی ہیں. اس میں عورت کو تو کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی اس کے پاس طاقت نہیں ہے. وہ بس ایک گھر میں ایک موجود جس طریقے سے, اور دوسری چیزیں وہ ہے کبھی کبھار اس کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے جب وہ ماں بنتی ہے. اگر وہ بیٹے کو جنم دے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. جی, اگر وہ اپنی بیٹی اگر جنم دے تو اس کی عزت کم ہو جاتی ہے.
इस माशरे ने खातून को वो मुकाम नहीं दिए या जो दीन ने दिया। बिल्कुल ठीक है, ये अफसोस की बात है। बिल्कुल ठीक। हम बड़े बड़े पढ़े लिखे घरानों को मैं जानता हूँ, वो अपनी बेटियों को इसलिए नहीं जाते कि उनको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, ठीक और है, वो प्रॉपर्टी फिर अगले लोगों के पास चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। हम औरतों को पर्दे में रखना चाहते हैं, लेकिन खुद अय्याशी करना चाहते हैं, हर किस्म के महफिल में जाना चाहते हैं, औरत को अपने साथ से जाने को तैयार नहीं। ये हम एक अजीब मुनाफिकत, सही लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। देखिए मैं बाप भी हूँ, मैं खामद भी हूँ, मैं बेटा भी हूँ, मेरी रहा हूँ, मैंने सारे रोल देखे हैं अपने कि मेरा रोल क्या है। मैं आज़ादी की बात करता हूँ, मैं सुनता हूँ किसके नताइज क्या है। हमारी पार्लियामेंट में हार्डली 8 या 9 ख़वातीन ऐसी हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आती हैं अपनी नशस्तों को मुकाबला मर्दों का करके, वो भी जजी नाम फैमिली बैकग्राउंड से ज़्यादा उनके तल्लुक होते हैं। अगर उनके पास घर में कोई बड़ा बेटा बुटा नहीं है तो खुद आ जाती हैं। पार्लियामेंट में आपने जो नुमाइंदगी दे रखी है इतनी ज्यादा थोक के साथ थे, असूली तौर पर तो वहाँ पे होनी चाहिए थी पीएचडी स्कॉलर, माहिर अपने पे शोभा जात की, ताकि वो रोल प्ले कर सकते। वहाँ भी ऐसा नहीं होगा। वहाँ भी उन औरतों को मुंतखब करने का फैसला मर्द सरबराह ने किया पार्टी के। ठीक है, उसमें भी पार्टी की खवातीन के लिए कोई खास कमेटी तश्कील नहीं दी गई कि वो कमेटी कुछ औरतों की लिस्ट बना के प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी को दे। वहाँ भी ये ख्वाहिश पर अमल प्रेसिडेंट ने खुद किया। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार साहब, बहुत ही बुनियादी नुक्ते की बात कह दी आपने, इसके बाद तो फिर सवाल करने का कहीं मेरा ख्याल है बात ही नहीं रह जाती। लेकिन सिर्फ मैं आपसे, क्योंकि वक्त बिल्कुल कलील रह गया मेरे पास, मैं ये जानना चाहती हूँ, आप समझते हैं कि इन इलाकों की किस्मत भी बदलेगी जिसमें सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बार बार बात कर रही हूँ, या फिर ये एक सिंबॉलिक इंतखाबात ही होंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा? देखें, पहले तो कोशिश ये हो रही है कि जो वहाँ पे इक़्तिदार की है ताकत, वो अपने आप को रिटेन करने की कोशिश करेंगे, वो नए सिस्टम को रिजिस्ट करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली ये एक मैसेज चीज है। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव चीज जो है कि हमने उनके को तस्लीम किया और उनको वो राइट हम देना चाहते हैं। हाँ। जो उनका हक बनते हैं, हम उन पर एहसान नहीं कर रहे। ये उनका बहुत पहले का राइट था कि उन पर जुर्म खत्म किया गया, उन पर जो गलत कवानीन का इतलाक है उनसे उनको जान छोड़ाई जाए, उनको बराबर हकूक दिए जाए, उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक वही इख्तियारात हो जो उनका राइट बनता था। बिल्कुल ठीक है। तो इस हद तक मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। आगे इंतखाबी नताइज सामने आएंगे, पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे काम करेंगी, लोगों के मसाइल में अपनी की को और बेहतरी के रास्ते निकलेंगे। लेट द टाइम डिसाइड है इफ्तिखार साहब, ये तो वक्त भी साबित कर देगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर तज्जियाकार। इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहे थे। नाहिद आफरीदी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, और बाकी तमाम हमारे लोग जिन्होंने हमें रिपोर्ट भी किया। फकर काका खेल साहब, नुमाइंदे खुसूसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। JUIFA से नुमाइंदगी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। PTI से नुमाइंदगी थी, और इसके अलावा जमात इस्लामी से भी हमारी कोशिश थी कि ये जो कबायली इलाकों के नए दौर का नया सफर है, इस पर जरा बात भी की जाए और ये भी हकायक आप तक पहुंचाए जाए कि वहां पर दर हकीकत ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। नाहिद जैसी खातून जो कि खुद भी उम्मीदवार हैं, वो कह रही है कि वो डोर टू डोर गई तो हैं, पैगाम तो पहुंचाया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इन फैसलों पर एक मर्तबा फिर मर्दों के फैसले हावी हो जाएं। तो हमें रवैयों में तब्दीली लानी होगी, फिर वो चाहे सियासी जमातों के अंदर होने वाले फैसले हों या फिर ग्राउंड में लोगों को सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर सहूलत देने के फैसले हों। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।